नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान सभी को चौंकाते हुए गैरसैंण को मंडल बनाने की घोषणा कर दी। गढ़वाल, कुमाऊं के बाद राज्य के इस तीसरे मंडल में चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले शामिल किए गए हैं। गैरसैंण मंडल मुख्यालय होगा। विधानसभा में बजट भाषण खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को मंडल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में कमिश्नर और डीआईजी स्तर का अधिकारी बैठेगा। गैरसैंण के सुनियोजित नगरीय विकास के लिए 1 महीने में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल आज ही के दिन भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने आज सदन में अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार करीब 56,900 करोड़ रुपए का बजट पेश करती हुई नजर आई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत पेयजल विभाग पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3,319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक राज्य सरकार के अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास पर जोर देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के बजट प्रावधान को दोगुना किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत आय व्यय में 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 43 करोड़ 71 लाख रुपए और अनपूरक पोषाहार के लिए 482 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत इस आय व्ययक में 24 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए इस आय व्ययक में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 2,584 करोड़ 10 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 240 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3,319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस बार उत्तराखंड में महिलाओं के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे खास होने वाला है, क्योंकि इस बार त्रिवेंद्र सरकार उन्हें एक तोहफा देने की तैयारी में है, जिसकी साक्षी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनेगी। 160 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सीएम सौगात देंगे। क्या है यह तोहफा, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी साक्षी बनेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 8 मार्च को दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 160 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5-5 लाख का ब्याज मुक्त लोन बांटेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इसके बाद 20 से 30 मार्च तक प्रदेश भर में 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके लिए सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित कर लोन बांटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी 160 महिला ग्रुपों को यहाँ से जो है 5 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण देने की लॉन्चिंग करने वाले हैं। 10,000 महिला समूह को हम पूरे प्रदेश में ऋण देंगे और सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये कार्यक्रम हमने 20 मार्च से लेके और 30 मार्च के बीच में रखे विधानसभा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है। दरअसल दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना त्रिवेंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण के रूप में 1 लाख रुपए, मध्यकालीन ऋण के रूप में 3 लाख रुपए और सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ये ऋण 3 साल तक के लिए दिया जा रहा है। किसानों की जरूरतों को देखते हुए इसमें कृषि के अलावा कृषि से जुड़ी अन्य चीजों के लिए भी ऋण दिया जा रहा है।
राज्य सरकार इस योजना के तहत अभी तक करीब 5 लाख लोगों और करीब 1,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2,062 करोड़ का लोन बांट चुकी है। मकसद है कि कोरोना काल से प्रभावित किसानों, घर लौटे प्रवासियों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। उत्तराखंड में कोरोना काल में लाखों की संख्या में लोग दूसरे शहरों से काम धंधा छोड़कर वापस गांव लौटे हैं। इन लोगों के सामने अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेसिक धनराशि उपलब्ध करा दी जाए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। राज्य सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दे रही है। महिलाओं को हर कदम पर मजबूत बनाने के लिए सरकार हर कोशिश में जुटी हुई है। उत्तराखंड में इसकी पहल के लिए 8 मार्च के दिन को चुना गया है, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। कहा जा सकता है कि इस दिन सरकार महिलाओं को तोहफा देगी, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं काशीपुर के कुड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ी नेगी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित रहे। इस दौरान आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट जनता की समस्याओं से रूबरू हुए और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। एक ही चीज याद रहती है। वहीं सितारगंज औद्योगिक पार्क की बालाजी एक्शन कंपनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करेगी। इसके तहत नवनिर्माण किया जाएगा, साथ ही पूर्व में चल रही सुविधाओं का भी जीर्णोद्धार होगा। इसी को लेकर कंपनी और सीएमओ के बीच आज एमओयू किया गया। कंपनी के लोगों के साथ आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीएस पंचवाल की बैठक हुई। बाद में कंपनी के अधिकारियों, सीएमओ और सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर राजेश आर्य के बीच एमओयू किया गया। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में पिता पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी बेटी के साथ गलत हरकतें करता था। फिलहाल पुलिस ने पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और बेटी के साथ छेड़छाड़ भी किया करता था। देखिए, ये कल की घटना है। हमारा चौकी कुंडठी क्षेत्र में जो है एक पिता के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया था। तो उसमें जो पीड़िता है उसकी मदर की ओर से जो है तहरीर दी गई थी, जिसमें कि तत्काल 354 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है और उस लड़की के जो पिता है, जो कि अभियुक्त है, उसमें उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग लगातार तूल पकड़ती जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष नवीन सैनी ने कहा कि पेंशन हर सरकारी कर्मचारी का बुनियादी हक होता है, लेकिन सरकार ने पेंशन बंद कर ऐसे तमाम कर्मचारियों के हितों का नुकसान किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वो अब एक मंच पर आकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरी ताकत के साथ संघर्ष करें। ये बैठक हुई है वो पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में है और यहाँ पर हमारी जो खानपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी है और जो लक्सर ब्लॉक की कार्यकारिणी है उसका गठन भी हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करूँगा, क्योंकि हम लोग 24 घंटे जब भी सरकार कहती है, कोरोना में हो या अन्य कोई भी हमें काम दिया जाता है, पूरी ईमानदारी से करते हैं। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की पेंशन आज तक लागू है, तो हमारी पेंशन खत्म क्यों की गई, उसे दोबारा बहाल किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन चल रहा है जो पूरे देश में इस समय गतिमान है, तो उसी के दृष्टिगत जो है लक्सर और ब्लॉक जो कार्यकारिणी है हमारी, इनको दायित्व दिए गए हैं जिससे इस आंदोलन को और अधिक बल मिले। और अभी इसका गठन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, इसका विस्तार भी होगा, क्योंकि अभी हमारे कुछ साथी जिनको सूचना नहीं मिली थी, जैसे जैसे हमें सुझाव आएंगे तो हम इसका विस्तार भी करेंगे। वहीं काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आरएसएस पर बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई। आज बीजेपी के एमपी चौक पर धर्म यात्रा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ इसका विरोध किया गया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। दरअसल अपने एक बयान में राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की थी। तो राहुल गांधी ने कहा था कि कोई ये क्यों नहीं पूछता कि स्कूलों को चलाने के लिए आरएसएस को पैसा कहां से मिलता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया है,
जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आरएसएस के पास सैकड़ों हजारों स्कूल चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, जिसका आज विरोध किया गया। कल एक मीडिया पर यह बयान कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी, जिनको मैं समझता हूं कि जानकारियों के अभाव के कारण आज उन्होंने कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया है और आज उन्होंने राष्ट्र को समर्पित देशभक्ति के ओतप्रोत जो ऐसे संस्थान जहां पर बच्चों को देशभक्ति की पाठशाला के रूप में देखा जाता है, ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक अलग शाखा विद्या भारती, वो विद्यालय चलाती है। ये डायरेक्ट आरएसएस का विद्यालय भी नहीं है, ये उन्हें जानकारी नहीं है कि आरएसएस की विद्या भारती संस्था जो इन सारे विद्यालयों का संचालन करती है। और मैं इसमें एक बात और कह देना चाहता हूँ, इस आरएसएस के इस विद्या भारती के विद्यालयों का की तारीफ हमारे पूर्व में मुख्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी की और इसकी जयप्रकाश नारायण जी ने भी इसकी तारीफ की और पंडित मोहन मालवीय जी ने भी की। वहीं काशीपुर में आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक रामनगर रोड के एक होटल सभागार में हुई। बैठक में उत्तराखंड में भी केजरीवाल कार्यक्रम की गहन समीक्षा के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई और पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्वों से नवाजा गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में भी केजरीवाल कार्यक्रम की सफलता का श्रेय देवभूमि की जागरूक जनता को दिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि जिन भावनाओं को लेकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, 20 साल बीत जाने पर भी वो सपने पूरे नहीं हुए, मगर राजनीति परिवर्तन का संकल्प लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को सजाने संवारने और उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के सपनों को साकार करने आई है। देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले हुए हैं। एक फैसला तो ये हुआ है कि एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आने वाले सल्ट विधानसभा उपचुनाव और हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं उनको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। एक तो ये निर्णय हुआ है। साथ ही साथ पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने उत्तराखंड की जनता का हार्दिक धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है। जो यहाँ पर जो कैंपेन चल रहा था उत्तराखंड में भी केजरीवाल, उसको लेके जो उत्साह और प्यार उन लोगों ने दिखाया है, निश्चित तौर पे उसको लेके आम आदमी पार्टी उत्साहित है और उनका जनता का हार्दिक धन्यवाद करती है। साथ ही साथ कुछ जो नियुक्तियां हैं उनको भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है, जैसे कि हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं उसका जो नेतृत्व है वो डॉक्टर यूनुस चौधरी करेंगे। साथ ही साथ जो लीगल विंग है, जो अधिवक्ता विंग है, उसका जो नेतृत्व है वो एडवोकेट विनोद तिवारी जी को सौंपा गया है। साथ ही साथ जितेंद्र मलिक जी की नियुक्ति जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी पद पे की गई है और जो महिला प्रभारी हैं वो SPS रावत जी को नियुक्त किया गया है, जो कि संगठन में इन विंगों का काम देखेंगे। इन सारी नियुक्तियों को आज प्रदेश कार्यकारिणी ने अप्रूवल दी है, उनको नियुक्ति दी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।